Brought to you by Hire, ITEL and Siarams. सूबे से पहला बड़ा अपडेट। चुनाव आयोग ने राज्य की पुलिस मुखिया डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया, ट्रांसफर किया गया, कोई और प्रभार दिया जाएगा। डीजीपी वाला उनका कार्यभार अब राज्य के सेकंड मोस्ट सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स में से कोई एक संभालेंगे। आयोग ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और कहा कि वो 5 नवंबर की दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाएं और इनके नाम को आयोग को भेजें और इसमें से ही नए डीजीपी का नाम तय होगा। लेकिन रश्मि शुक्ला को हटाया क्यों गया? दरअसल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे लगातार उन पर आरोप लगाती रही कि वो सूबे की महायुति सरकार के पक्ष में काम कर रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि 2019 में जब शिवसेना कांग्रेस गठबंधन सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब रश्मि शुक्ला बीजेपी के इशारे पर सरकार से जुड़े लोगों के और मंत्रियों के फोन टैप करवा रही थी। 2019 में जब हमारी सरकार बंद रही थी तो यही पुलिस महासंचालक या डीजी रही उस वक्त, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमारे सभी के फ़ोन टैपिंग करके हम क्या करने जा रहे हैं उस बारे में वो देवेंद्र फडणवीस को पूरी जानकारी दे रही थी, फ़ोन टैपिंग कर रही थी। मेरा फ़ोन, शरद पवार साहब का फ़ोन, उद्धव जी का फ़ोन, नाना पटोले जी का फ़ोन, सबके फ़ोन टैप कर रही थी। हमने ये कहा कि उनको उसके हाथ में चुनाव नहीं देना चाहिए। तब चुनाव आयोग ने कहा कि हमको अधिकार नहीं है, ऐसे कैसा हो सकता। लेकिन उसी वक्त झारखंड के डीजी को बदल दिया, वो अधिकार में है, लेकिन रश्मि शुक्ला को बदलना आपके अधिकार में नहीं है। ये कौन सा खेल चल रहा है? महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी आरोप लगाया कि डीजीपी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार के खिलाफ भेदभाव करती है। एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी। अपोजिशन वालों के फ़ोन टैपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था। राज्य सरकार ने उसको अपने चुनाव के फायदे के लिए उनको इस पोस्ट पे बिठाया था। हमने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की, एक बार नहीं तो 3 बार की, और चुनाव आयोग ने जिस तरह से झारखंड के डीजी बदला उस तरह से वेस्ट बंगाल का डीजी बदला, लेकिन महाराष्ट्र के डीजी को बदलने को इतना समय क्यों लगा, ये प्रश्न हमारे आज भी अनंत है। आज तक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक अवैध फोन टैपिंग के लिए उन पर 3 मुकदमे भी दर्ज हैं। पर यह तो ताज़ा आरोप है। रश्मि शुक्ला का कार्यकाल कुछ अन्य विवादों से भी भरा रहा। उन पर एक सीक्रेट दस्तावेज लीक करने का आरोप लगा है। आरोप कि रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र में स्टेट इंटेलिजेंस चीफ रहते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें पुलिस और कुछ ऐसे बिचौलियों के नेक्सस का खुलासा हुआ जो पैसे के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेलते थे। आरोप है कि रश्मि ने यही गुप्त रिपोर्ट लीक कर दी। हालांकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के ऑब्जर्वर कहते हैं कि रश्मि शुक्ला की छवि अपेक्षाकृत ईमानदार अधिकारी की है और वो पुलिस विभाग के भीतर मौजूद भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए ऐसा कह रही थी। बहरहाल 2022 में शिंदे सरकार के आने के बाद ये मामला सीबीआई जांच के लिए भेजा गया। इसमें कोर्ट ने सीबीआई को क्लोजर रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दी, जिसके बाद रश्मि शुक्ला डीजीपी बनने की राह में उनकी कोई अड़चन नहीं रही थी। ताज़ा आरोपों के बाद जब चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, तब विपक्ष में बैठी अलग अलग पार्टियों से भी प्रतिक्रियाएं आई। पिछले 6 महीनों से हम मांग कर रहे हैं कि रश्मि शुक्ला जी जो महाराष्ट्र की डीजी पुलिस के पद पर तैनात हैं, ये विवादों में घिरी हैं, इन पे बहुत सारे मामले हैं, इसकी जांच की जाए और इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। लेकिन सरकार के लोगों ने एक बात हमारी सुनी नहीं। जब झारखंड में चुनाव आयोग ने वहां के तत्कालीन डीजी को उनके पद से हटाया, तब हमने फिर चिट्ठियां लिखना शुरू की। हमने मांग शुरू की कि जो रश्मि शुक्ला जी हैं महाराष्ट्र की डीजी, इनको भी हटाया जाए। संशय में है, शंका पैदा हो रही है, कहीं सरकार को पीछे के दरवाजे से मदद तो नहीं करने वाली हैं। तो आज चुनाव आयोग ने आनन फानन में इनको उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया है। लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जब पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया, तब आपने सबक ली है। तो जो चीजें आपने बंगाल में की, लोगों को चुन चुन के अपने चुनाव आयुक्त के सामने खड़े किए, हमने तो कानूनन जो सही था वो कहा रश्मि शुक्ला के बारे में। हमने कोई उनके ऊपर वैयक्तिक टिप्पणी नहीं की ना। जो कानूनन है कि बदली कब की जाती है, उनका सर्विस टेन्योर कितना चाहिए, वो सर्विस टेन्योर के बाहर थी, तो उसको हटाना ही था। लेकिन चुनाव आयुक्त
चुनाव आयोग जो आपका खिलौना बन गया है, उन्होंने तो तब कहा था कि हमारे हाथ में अधिकार ही नहीं है, ये अधिकार राज्य सरकार को है। तो आज ये अधिकार उनको कहां से मिल गए? अब सवाल उठता है कि कौन है रश्मि शुक्ला। 1988 बैच की आईपीएस अफसर, पुणे की पुलिस कमिश्नर रह चुकी हैं, सीआरपीएफ में एडिशनल डीजीपी रह चुकी हैं। उनका नाम सुर्खियों में तब आया जब 2017 में राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने उन्हें स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यानी एसआईडी का कमिश्नर बनाया। एसआईडी राज्य सरकार के अधीन आती है और माना जाता है कि यहाँ राज्य सरकार अधिकतर मौकों पर ब्लू आइड ऑफिसर्स को ही रखती है। जब रश्मि शुक्ला को यहाँ नियुक्ति मिली तो चर्चा करने वालों को बहाना मिल गया कि वो सूबे की सरकार की गुड लिस्ट में हैं, ऐसी अफसर हैं। इसके बाद 2019 में जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो रश्मि शुक्ला को पद से हटा दिया गया, सिविल डिफेंस में भेजा गया। कहा गया कि अब इस ऑफिसर को पनिशमेंट पोस्टिंग दी जा रही है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्टिंग के तौर पर देखी जाती है। कुछ समय बाद रश्मि शुक्ला को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुला लिया गया। वो सीआरपीएफ में, जैसा बताया, एडिशनल डीजीपी बन गई। इसके बाद एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल का भी उन्हें मुखिया बनाया गया। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल उठापटक के बीच जब महायुति की सरकार में वापसी हुई तो रश्मि शुक्ला की भी महाराष्ट्र में वापसी हुई। जनवरी 2024 में उन्हें राज्य का डीजीपी बनाया गया। महाराष्ट्र में वो पहली और अब तक की इकलौती महिला डीजीपी हैं और अब उन्हें ये पद खाली करना होगा। रश्मि शुक्ला विवाद पर हमने महाराष्ट्र के पत्रकारों से टोह लेने की कोशिश की और ये जानकारी मिली। तो 2027 तक उनका कार्यकाल बढ़ाने के बाद अब वो पुलिस महकमा जो है वो उसका नेतृत्व कर रही है, लेकिन विपक्ष को जो है उन पर बड़ी आपत्ति है क्योंकि वो बीजेपी को फेवर करती है। इस तरीके के आरोप बहुत पुराने हैं और पहले से लग चुके हैं। तो जब चुनाव शुरू हुए तो प्रदेश के अध्यक्ष जो है कांग्रेस के नाना पटोले, उन्होंने 3 लेटर लिखे थे इलेक्शन कमीशन को और मांग की थी कि इनको हटाया जाए। और इसके लिए तहरीर दी गई थी कि भाई देखिए, आपने झारखंड के डीजीपी के तो हटा दिया है, तो महाराष्ट्र के डीजीपी जो है वो भी तो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, वो विरोधी पार्टियों को दबाने का काम कर रहे हैं, विरोधी नेताओं के ऊपर फॉल्स केस डालने के काम कर रहे हैं, तो उनको भी दूर किया जाए अगर आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। तब राजीव कुमार जी जो है, जो इलेक्शन कमीशन हेड कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि रश्मि शुक्ला जी की जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट एक प्रोसीजर के तहत हुई है। यूपीएससी ने उनको सिग्नल देने के बाद यह अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसमें ज्यादा कुछ हम नहीं कर सकते। और उसके तुरंत बाद 15 दिन बाद उनको अचानक से हटाया गया। तो ये क्यों हटाया गया 15 दिन के बाद? अब पहले ही अगर ईसीआई उनको क्लियर कर चुका था कि भाई उनकी प्रोसीजर पूरी हो चुकी है, ऐसी कोई संभावना नहीं है उनके हटाने की, तो फिर अब क्यों हटाया, ये सवाल बड़ा है। तो इसका मुझे जो महाराष्ट्र के राजनीति को देखकर अंदाजा लग रहा है तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन जब से कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने लागू किया है, तब से महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी रकम कई विभिन्न विभागों में जो है वो पकड़ी गई है। कहीं पे 5 करोड़, कहीं 2 करोड़, और कई बार ऐसा सामने आया है कि ये रकम जो है वो नेताओं से संबंधित किसी लोगों की थी। तो ये सामने आने के बाद जो है एक 2-3 दिन पहले शरद पवार जी ने एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में पुलिस का एक तरीके से यूज कर रही है सत्ताधारी पार्टी जो है वो, और पुलिस के गाड़ियों में उम्मीदवारों को रसद भेजी जा रही है। इसका मतलब साफ है कि भाई पुलिस के गाड़ियों में से पैसा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है उसको एक तरीके से पुलिस का प्रोटेक्शन है, ऐसा उनका इनडायरेक्टली कहना था। दूसरा अपडेट, मराठा आरक्षण आंदोलन के लंबे समय से चेहरा बने नेता मनोज जरांगे पाटिल ने चुनाव से खुद को अलग कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि मराठा आंदोलन की तरफ से जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया था वो नाम वापस ले लें। यादीच नाही आली तर मी आता काय डिक्लेअर करायचं? मी डिक्लेअर करायचं कसं, ही प्रॉब्लेम होता। आणि मग आता डिक्लेअरच करायचं नाही, आणि मराठा समाजाला तर माहिती नाही, आणि मग आता अर्ज काढून घ्यायचा वेळ अर्ध्या घंट्यावर आला। मनोज जरांगे पाटिल को आपने सुना। अब उनके भाषण की 3 खास बातें बताते हैं। पहली, एक समाज के बल पर हम चुनाव नहीं लड़ सकते। मुस्लिम और दलित समुदाय के नेताओं से उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी थी जो नहीं मिली, इसलिए इस चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। दूसरी, राजनीति हमारा खानदानी धंधा नहीं है, इसलिए हमने किसी भी पार्टी या नेता को सपोर्ट न करने का फैसला किया है। तीसरी, मराठा समुदाय को चुपचाप जाना है और वोट करके वापस आना है। मराठा समुदाय ने अपनी लाइन समझ ली है।
अब सवाल यह है कि मनोज जरांगे पाटिल के हटने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान। इस सवाल को बेहतर समझने के लिए आप नक्शा देखिए। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के क्षेत्र में विधानसभा की 46 सीटें हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र में 70। एरिया वाइज बात करें तो इन दोनों क्षेत्रों में मनोज जरांगे का अपने समुदाय पर प्रभाव है। जरांगे और उनके समर्थकों के चुनाव से हटने से क्या असर पड़ेगा, ये हमने एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, हमने जो देखा है, मनोज जरांगे का आंदोलन 14 महीने चला और उसका काफी बड़ा असर जो हमें पहले दिखा वो लोकसभा में दिखा। लोकसभा में मनोज जरांगे पाटिल जहां से आते हैं उस मराठवाड़ा में 8 लोकसभा की सीटें थी और 8 में से 7 सीटों पर महायुति को पराभूत होना पड़ा और मनोज जरांगे पाटिल का फैक्टर जो है वो बहुत काम कर गया और महाविकास आघाड़ी को उसका फायदा मिल गया क्योंकि 7 उम्मीदवार उनके चुनकर आए। और देखिए कि जैसे बीड़ जिला है, बीड़ जिले में पंकजा मुंडे 6000 वोटों से हार गई, या फिर राव साहब दानवे जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं वो 1.5 लाख से हारे। तो 6000 से लेके 1.5 लाख के अंतर से बहुत सारे लोग चुनाव हार गए और मराठा आंदोलन का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो देखने को मिला वो मराठवाड़ा में देखने को मिला। मराठवाड़ा में इस बार 46 सीटें हैं जिसमें से 16 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, 14 सीटें शिवसेना ने जीती थी। तब शिवसेना और बीजेपी अलायंस में चुनाव लड़े थे। इस बार तो शिवसेना उनके साथ नहीं है, यानी कि उद्धव ठाकरे उनके साथ नहीं है और बीजेपी के खिलाफ मनोज जरांगे पाटिल ने ओपनली मोर्चा खोला है और देवेंद्र फडणवीस को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनको एक तरीके से जिम्मेदार मानते हैं कि मराठा समुदाय को आरक्षण ना मिलने के लिए देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी जिम्मेदार, ऐसा उनका मानना है। और तो इस तरीके से उन्होंने पिछली बार जो मैसेज दिया था उनके कैडर को, तो वो मैसेज पूरा साफ था कि भाई देखिए हमें बीजेपी को वोट नहीं करना है। इसलिए हमने देखा कि अशोक चव्हाण जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पार्टी में आए बीजेपी में, फिर भी नांदेड़ की सीट बीजेपी नहीं बचा पाई। तो इस बार उनका जो पूरा दायरा है उनके प्रभाव का, वो एक तो मराठवाड़ा का 46 सीटों वाला दायरा है, उसके बाद सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का दायरा है, उसके बाद यवतमाल का कुछ भाग है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई नगर अहमदनगर अहिल्यानगर जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर भी उनका खासा प्रभाव है। तो अगर ये पूरी सीटें हम लोग देखें तो ये सीटें करीब से करीब 100 सीटों पर उनका प्रभाव बनता दिखाई दे रहा है। अगर मनोज जरांगे पाटिल यहाँ पर उम्मीदवार खड़े करते थे तो उनका सीधा सीधा जो फायदा है वो महायुति को मिल जाता था, क्योंकि हमने देखा है कि महाविकास आघाड़ी को जो वोट करने वाला वोटर है वो है मराठा, वो है मुस्लिम और वो है दलित। इन वोटों में अगर डिवीजन हो जाता तो मनोज जरांगे पाटिल की वजह से हम बोल सकते हैं, या फिर वो वोट डिवीजन की वजह से शायद महायुति को उसका फायदा मिल जाता, उनके ज्यादा लोग चुनकर आते, क्योंकि वोट डिवीजन डायरेक्टली हो रहा है, हमें दिख रहा है।